हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। यह वीडियो भारत के संवैधानिक विकास की सीरीज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले भी एक वीडियो आ चुका है जो रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित हुआ था। आज हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बारे में, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम और 1793 का चार्टर एक्ट, इन चारों अधिनियमों के बारे में हम लोग जानेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से ये अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ किए या मजबूत किए। हम लोग इन अधिनियमों के एक एक प्रोविज़न को जानेंगे, एक एक प्रावधान को जानेंगे, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक भी पॉइंट न छूटे। आगे देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, यानी कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आता है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित किया गया था या भारत में कब लागू हुआ था। 1781 में। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 5 जुलाई 1781 को पारित किया गया था। यानी कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट जब आया था तो उनमें कुछ खामियां रह गई थी या कमियां रह गई थी। उन्हीं कमियों को दूर करने के पर्पज़ से एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पारित किया गया 5 जुलाई 1781 को। इस एक्ट को हम लोग डिक्लेरेटरी एक्ट या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट को किन किन नामों से जाना जाता है, तो डिक्लेरेटरी एक्ट या अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। आगे देखते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 लाने का मुख्य उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच शक्तियों का संतुलन करना। कहने का मतलब ये है कि जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था तो उसमें कुछ कमियां रह गई थी। ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के जो बीच शक्तियां थीं उनमें कुछ असंतुलन जैसी स्थिति पैदा हुई। उन्हीं असंतुलन को संतुलित करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 पारित किया गया, ताकि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल स्वतंत्र रूप से काम कर सकें, उनमें किसी प्रकार का कोई अड़चन जैसी स्थिति उत्पन्न न हो। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु। कलकत्ता की सरकार अब बंगाल के साथ बिहार और उड़ीसा हेतु भी विधि बना सकती थी। यानी कि कलकत्ता के सरकार को यह अधिकार दे दिया गया कि वह बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बना सके। सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कमी हुई। कंपनी के सेवक, गवर्नर जनरल तथा काउंसिल अपने कार्य करने के दौरान कार्यवाहियों हेतु सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गए। कहने का मतलब ये है कि कंपनी के जो सेवक थे, गवर्नर जनरल थे तथा काउंसिल जो परिषद के लोग थे, अगर अपने पद पर रहते हुए कार्य करते हैं, ऐसी स्थिति में उनके कार्य करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान किया गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। यानी कि कोर्ट की या सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों में कमी जैसी स्थिति देखी जाती है। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। राजस्व एवं राजस्व वसूली संबंधित मामले भी कोर्ट के क्षेत्राधिकार में नहीं रहे। कहने का मतलब ये है कि जो राजस्व की वसूली होती थी या राजस्व से संबंधित जो प्रावधान थे, उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप जैसी स्थिति कोर्ट के द्वारा न देखे जाने जैसी स्थिति उत्पन्न की गई। यानी कि कोर्ट के द्वारा राजस्व एवं राजस्व संबंधी जो वसूलियाँ होती थीं, उनमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाता था। अदालत का भौगोलिक अधिकार केवल कलकत्ता तक ही सीमित हो गया। यानी कि उसका जो भौगोलिक अधिकार था, मान लो ये कलकत्ता है, तो अब केवल कलकत्ता तक ही उनका जो अधिकार होगा वह लागू होगा, इसके बाहर लागू नहीं होगा। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। यह अधिनियम भारत में अधिकार क्षेत्र को परिभाषित करके कार्यपालिकाओं और न्यायपालिकाओं से अलग करने का पहला प्रयास था। कहने का मतलब ये है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट के द्वारा जो 1781 में आया था, उसके द्वारा कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग करने का व्यवस्था बनाया गया। यानी कि कार्यपालिका स्वतंत्र रूप से काम करे और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से काम करे, एक दूसरे के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। आगे देखते हैं 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। हम लोग 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखे हैं, उसके प्रत्येक प्रोविज़न को जाने हैं, समझे हैं। वह इतना महत्वपूर्ण है, एक एक पॉइंट जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। 1784 का जो अधिनियम था, ब्रिटिश पीएम विलियम पिट के नाम पर
रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को कुशल और जिम्मेदार बनाने हेतु लाया गया था। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ब्रिटिश पीएम विलियम पिट के नाम पर बनाया गया। उसका मुख्य उद्देश्य यह था कि रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां हैं उन्हें दूर कर दिया जाए और कंपनी के भारतीय क्षेत्रों के प्रशासन को कुशल और जिम्मेदार बनाया जाए। यानी कि कंपनी का जो भारतीय क्षेत्र का जो प्रशासन था उसे कुशल और जिम्मेदार बनाया जाए ताकि वह सुदृढ़ रूप से काम कर सके। आगे देखते हैं फोकस बिंदु। एक बार नज़र डालते हैं दोहरे प्रशासन का प्रारंभ। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ देखा जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का जो अधिकार था व्यापारिक मामलों तक था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो अधिकार था राजनीतिक मामलों तक था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुल सदस्यों की संख्या 6 थी और कोरम के लिए 3 सदस्यों का होना अनिवार्य था। कहने का मतलब ये है गणपूर्ति तभी मानी जाती, कार्यवाही तभी की जाती जब कम से कम 3 सदस्य उपस्थित होते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भारत मंत्री, वित्त मंत्री और 4 प्रिवी काउंसिल शामिल थे। यानी कि लगभग 6 भारत मंत्री, वित्त मंत्री और 4 प्रिवी काउंसिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल होते थे। कंपनी के पास व्यापार का अधिकार और अपने स्वयं के अधिकारियों की नियुक्ति व बर्खास्तगी का अधिकार बना रहा। यानी कि कंपनी का जो व्यापार का अधिकार था वह तो बना ही रहा, साथ ही साथ अपने अधिकारियों की नियुक्ति करने और उन्हें बर्खास्त करने का अधिकार भी बना रहा। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। महत्वपूर्ण मामलों पर गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों को रद्द कर सकता था। यानी कि गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि कोई महत्वपूर्ण मामला है और उस मामले पे यदि परिषद कोई निर्णय लेती है तो उस निर्णय को गवर्नर जनरल रद्द कर सकता था और अपना निर्णय लागू कर सकता था। गवर्नर जनरल भारत में सभी ब्रिटिश सैनिकों का कमांडर इन चीफ बनाया गया। यह बहुत बड़ा बदलाव था कि गवर्नर जनरल को भारत में स्थित जितने भी ब्रिटिश सैनिक थे रहने वाले, उनका कमांडर इन चीफ बना दिया गया, मुख्य बना दिया गया। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। ब्रिटिश सरकार को कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर सर्वोच्च नियंत्रण मिला। हालांकि कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति जारी रही। ब्रिटिश सरकार को अधिकार तो दिया गया कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर। यानी कि ब्रिटिश सरकार को अधिकार दिया गया कंपनी के मामलों में, यानी कि कंपनी के कुछ मामले थे उनमें अधिकार दिया गया, उनके प्रशासन पर अधिकार दिया गया, लेकिन व्यापार जैसी जो स्थिति थी उनमें हस्तक्षेप की नीति बनी रही। यानी कि व्यापार में ब्रिटिश सरकार किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकती थी। पहली बार था जब कंपनी की संपत्ति पर ब्रिटिश अधिकार दिया गया। यानी कि इसके पहले ब्रिटिश अधिकार कभी नहीं दिया गया था। वह पहली बार ऐसी स्थिति बनी जब ब्रिटिश सरकार को या ब्रिटिश को अधिकार दिया गया कंपनी के संपत्तियों पर। आगे देखते हैं फोकस बिंदु या मुख्य बिंदु की तरफ। पिट्स एक्ट को लागू करने हेतु लॉर्ड कॉर्नवालिस को संसद के द्वारा नियुक्त किया गया। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लागू करने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को मुख्य के तौर पर नियुक्त किया गया। एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामलों को एक दूसरे से अलग करने का कार्य किया। आगे देखते हैं 1786 का अधिनियम। यानी कि हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, अब हम लोग देखेंगे 1786 का अधिनियम। यह अधिनियम भी भारतीय संवैधानिक विकास की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस अधिनियम ने कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ के तौर पर काम करने हेतु अनुमति दी। कहने का मतलब ये है 1786 का जब अधिनियम आता है तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को 2 अधिकार मिलते हैं, गवर्नर जनरल का और कमांडर इन चीफ का। एक व्यक्ति में ये दोनों अधिकार सीमित हो जाते हैं। आगे देखते हैं 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस को भूमि, न्यायपालिका और प्रशासनिक सुधारों की स्थापना करने और ब्रिटिश सेना और प्रशासन को पुनर्गठित करने हेतु जाना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जब नाम आता है तो 4 चीज़ें दिमाग में आती हैं पढ़ने वाले व्यक्ति के। पहला भूमि सुधार, दूसरा न्यायपालिका, तीसरा प्रशासनिक और चौथा ब्रिटिश सेना। अस्थायी बंदोबस्त जैसी स्थितियाँ
लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में ही लागू हुई थी। न्यायपालिका के क्षेत्र में भी, प्रशासनिक क्षेत्र में, ब्रिटिश सेना के क्षेत्र में काफ़ी सुधार हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। आगे देखते हैं 1786 का अधिनियम। लॉर्ड कॉर्नवालिस अपने विशेष जिम्मेदारी पर कार्य कर सकें, इसके लिए गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपनी परिषद के निर्णय को रद्द करके खुद के निर्णयों को लागू करने का अधिकार दिया गया। ऐसी स्थिति बनी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा सकें, इसलिए गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि यदि परिषद कोई निर्णय लेती है और गवर्नर जनरल के स्तर पे वह गलत है या सही निर्णय नहीं है, ऐसी स्थिति में वह निर्णय को रद्द कर सकता था और खुद के निर्णय लागू कर सकता था। आगे देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 में कंपनी के वाणिज्यिक विशेषाधिकार को अगले 20 वर्षों 1793 से लेकर के 1813 तक के लिए बढ़ा दिया गया। कहने का मतलब ये है जो व्यापारिक अधिकार थे, कंपनी के व्यापारिक अधिकार, वाणिज्यिक विशेषाधिकार, उसे 1793 से लेकर के 1813 तक के लिए बढ़ा दिया गया, जो टोटल 20 वर्ष होता है। आगे देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा काउंसिल के निर्णयों के ऊपर अधिशासी शक्ति के प्रावधान को भविष्य के सभी गवर्नर जनरलों के साथ साथ प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों तक विस्तारित किया गया। यानी कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, काउंसिल के जो निर्णय होते थे उसके ऊपर अधिशासी शक्ति तो बढ़ा ही दी गई बंगाल के गवर्नर जनरल की, इसके साथ ही प्रेसिडेंसियों के जो गवर्नर थे उनके साथ भी विस्तारित कर दिया गया। आगे देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। बंगाल गवर्नर जनरल को बॉम्बे तथा मद्रास की सरकारों पर अधिक नियंत्रणकारी कार्य शक्ति मिली। यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसका जो अधिकार था बम्बई तथा मद्रास की सरकारों के ऊपर बढ़ा दिया गया। यानी कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब मद्रास और बम्बई की जो सरकारें थी उन्हें नियंत्रित कर सकता था, उनके ऊपर कुछ अधिकार लागू कर सकता था। कमांडर इन चीफ अब गवर्नर जनरल काउंसिल का सदस्य नहीं रहा। कहने का मतलब ये है कि कमांडर इन चीफ 1793 से पहले गवर्नर जनरल के काउंसिल का सदस्य था, लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा वह अधिकार छीन लिया गया। यानी कि कमांडर इन चीफ अब गवर्नर जनरल के काउंसिल का सदस्य नहीं रहा। आगे देखते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। सभी सदस्यों एवं कर्मचारियों को भुगतान भारतीय राजस्व से दिया जाना तय हुआ तथा यह व्यवस्था 1919 तक जारी रही। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से शोषणकारी जो प्रवृत्ति देखी जाती है वह बड़े स्तर पे 1919 तक लागू रही। कहने का मतलब ये है कि जितने भी ब्रिटिश सदस्य थे, कर्मचारी थे भारत में रहने वाले, उनका जो भुगतान होता था वेतन के रूप में वो भारतीय राजस्व से दिया जाता था। यानी कि भारतीय रुपये पैसे दिए जाते थे उन्हें। यह व्यवस्था 1919 तक जारी रही, दिया जाता रहा, जो कहीं न कहीं भारत को शोषण का शिकार बनाया। बड़े स्तर पे शोषण का एक जाल बुना गया, लंबे समय तक शोषण का शिकार बनता रहा। यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो में हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, 1786 का अधिनियम और 1793 का चार्टर एक्ट हम लोग देखे हैं। अगर हम एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यह वीडियो इतना महत्वपूर्ण है। एक एक प्रोविज़न, एक एक प्रावधान आपको याद करनी होगी, नोट्स बनाने होंगे, ताकि आप भविष्य में एग्ज़ाम जब भी दें 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने में, तो आसानी से कर सकें उन क्वेश्चन को जो इससे संबंधित आवें। यह वीडियो अगर आप पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।